हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। ये सीरीज नंबर 2 हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको 30 क्वेश्चंस करा चुके हैं। इस वीडियो में भी 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो अंत समय तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया। जो मौलिक कर्तव्य है इसे किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन है। ये किसके तहत? तो 1976 में हुआ था। कब? 1976 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इन 10 मौलिक कर्तव्यों को सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। कितने? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप बताइएगा कि वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत। कौन है? तो चेतन भगत हैं। ठीक है, चेतन भगत मशहूर उपन्यास लेखक हैं। क्या? उपन्यास लेखक हैं। और जो वन इंडियन गर्ल पुस्तक है ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और फ्रेंड्स, ये पुस्तक लिखी कब गई थी? तो ये 2016 में लिखी गई थी। ठीक है, 2016 में ये पुस्तक जो है वह लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई। जो नमक सत्याग्रह है इसकी शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को की गई। कब? तो 12 मार्च 1930 को की गई। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को कहाँ से की थी? तो साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, और वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। कहाँ? तो 6 अप्रैल 1930 को। ये भी हम आपको बताया कि 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और वह मुट्ठी भर नमक जो था उसे बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, मुट्ठी में नमक भर के उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। आप सभी बताइए कि हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं इनका संबंध किस वादक से है। तो ये हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी वादक है। कौन है? बांसुरी वादक। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 1992 में, कब? तो 1992 में इन्हें पद्म भूषण तथा वर्ष 2000 में यानी कि 2000 में इन्हें किस पुरस्कार से? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी के जरिए शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने का भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किस महिला ने जीता। जो 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था ये किस महिला ने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाओमी ओसाका। किसने जीता है? तो नाओमी ओसाका ने जीता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब, जो कि ये कहाँ की थी? नाओमी ओसाका, जो कि जापान की थी। ठीक है, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं जापान की। ठीक है, जेनिफर ब्रैडी जो है इन्होंने हराया था। और जो जेनिफर ब्रैडी हैं ये कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो का आविष्कारक कौन था। जो रेडियो है इसका आविष्कारक कौन थे? तो आप सभी बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैलिलियो मार्कोनी। कौन है? तो गैलिलियो मार्कोनी। इनका नाम आप याद रखिएगा। ये कहाँ के थे? तो ये इटली के थे। कहाँ के? इटली के थे। ठीक है, और इसका इन्होंने आविष्कार कब किया था? तो 1895 से 96 में इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। कब? तो 1895 से 96 में इन्होंने ये आविष्कार किया था। ये भी याद रखिएगा। इसी आविष्कार के उपलक्ष्य में उन्हें वर्ष 1909 में, कब? तो 1909 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किन्हें? तो गैलिलियो मार्कोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है। जो विधानमंडल होती है उसका प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नियमों को अधिनियमित करना। क्या है? नियमों को अधिनियमित करना। विधानमंडल का जो प्रमुख कर्तव्य है वह नियमों यानी कि कानूनों को
अधिनियमित करना। विधानसभा निर्णय लेने में समर्थ एक संगठन है जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय सरकार से संबंधित है, जिसके पास कानून बनाने, संशोधन करने और कानून को निरस्त करने का अधिकार भी होता है। ये जो है ये एक संवैधानिक दायरे में रहकर नियमों का निर्माण करते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण करने के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? तो विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? जो कि तानसेन पुरस्कार है ये किस राज्य द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तानसेन पुरस्कार जो है वह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार कब? तो वर्ष 2010 से 11, ठीक है, में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है? तो इसके अंतर्गत 2 लाख की राशि एवं सम्मान पट्टिका के साथ शॉल एवं श्रीफल भी भेंट किया जाता है। क्या? तो 2 लाख की राशि दी जाती है और एक सम्मान पट्टिका दी जाती है, इसके साथ में एक शॉल दी जाती है और एक श्रीफल जो भेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? जो फीबोस और डीमोस हैं ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, मंगल जो है सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। कौन से नंबर का? तो चौथा ग्रह है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में मंगल ग्रह को कितना समय लगता है? तो लगभग 687 दिन लगते हैं। कितने? लगभग 687 दिन लगते हैं सूर्य का परिक्रमा लगाने में। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं, फीबोस और डीमोस। ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, हमारा IST GMT से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। भारत का जो मानक समय है इसका निर्धारण जो है कहाँ से होता है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से होता है। ये भी याद रखिएगा आप सभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से क्या था? ये कहाँ से गुजरती है? तो ये नैनी से गुजरती है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी नैनी का नाम याद रखिएगा। ये जो मानक समय का निर्धारण रेखा है ये नैनी से होकर गुजरती है। अतः भारतीय मानक समय जो है वह IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इसे किस प्रकार समझते हैं हम आपको बता दें। अगर आपको राइट आंसर रट लिया तो ठीक है, नहीं तो इसको निकालने का एक मेथड होता है जो जैसा कि हमने आपको बताया। इसका निर्धारण समय कितना है? तो वह है 82 डिग्री 30। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। कितने से? 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और भाग दे दो कितने से? तो 60 मिनट से। ठीक, आंसर आ जाएगा आपका 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2019 में किस केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? 2019 में किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर को। किसे? तो जम्मू कश्मीर को। कब मिला? तो 2019 के अधिनियम के तहत, जो जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम था 2019, इसके तहत 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर को 2019 में मिला। याद रखिएगा आप सभी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। अब जो जम्मू कश्मीर है वह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइएगा कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली। कौन सी है? अरावली। अरावली जो है ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। भारत की ही नहीं, ये पूरे संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। जो कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ? तो राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, राजस्थान राज्य का नाम सुना होगा, वहीं ये स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण उत्तर को 2 भागों में बांटती है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये दक्षिण और उत्तर को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो सिरोही जिले में जो गुरु शिखर है वही इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो कि अब माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू में है। अच्छा, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है मीटर में? तो वह है 1727, यानी कि 1727 मीटर है। ठीक है, आप याद रखिएगा ये मीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायती राज में क्या क्या सम्मिलित है? पंचायती राज जो है इसमें क्या क्या सम्मिलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम प्रधान सम्मिलित है। पंचायती राज में ग्राम प्रधान सम्मिलित है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारतीय की जो स्थानीय सुशासन की एक प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उपनगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों के सुशासन चलता है, ठीक उसी प्रकार ही ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का भी सुशासन चलता है। तो इसीलिए इसके अनुसार जो है वह ग्राम प्रधान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताइएगा, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन। ठीक है, भारत की जो पहली मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन थी। उन्होंने कब जीता था? तो ये 1994 में जीता था। कब? तो 1994 में जीता था। ये भी आप सभी याद रखिएगा। इंडिया और ब्रह्मांड सुंदरी का भी खिताब जीता था। मिस इंडिया और ब्रह्मांड सुंदरी का भी खिताब इन्हें मिल चुका है, सुष्मिता सेन को। ठीक है, और मिस इंडिया स्पर्धा में इन्होंने ऐश्वर्या राय को हराया था। किसे? तो ऐश्वर्या राय को हराया था। फ्रेंड्स, कल जो हमने आपको सीरीज कराई थी उसमें हमने क्वेश्चन में डिस्कस की थी मिस वर्ल्ड का। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि मिस वर्ल्ड कौन है? तो वह है रीता फारिया। उन्हें ये पुरस्कार कब मिला था? तो उन्हें मिला था 1966 में। कब? 1966 में मिला था। किसे? तो रीता फारिया को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत बाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। तो रैयत बाड़ी प्रथा जो थी ये किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉमस मुनरो ने। ये टॉमस मुनरो कौन था? तो ये जो था वह 1819 से लेके 1826 तक ये मद्रास का गवर्नर था। कहाँ का? तो मद्रास का ये गवर्नर था। कौन? तो टॉमस मुनरो। ठीक है, इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंस के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की थी। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वही सारे कार्य संभालेगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं हो तो क्या करना चाहिए? तो उनके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय जो उपलब्ध है वही राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादित करेगा। अगर इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वह इनके स्थान पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? आप सभी ने टोडरमल का तो नाम सुना ही होगा, तो इन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व में। कहाँ? तो भू राजस्व में की थी। ठीक है, टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, जो कि आप सभी जानते भी होंगे। अकबर के शासन के 15वें वर्ष लगभग 1570 से 1571 ईस्वी में टोडरमल ने भू राजस्व की नवीन प्रणाली, जिसका नाम क्या था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। तो इसे कहते हैं जप्ती। क्या? जप्ती था। इसका जो भू राजस्व था उसको जप्ती को प्रारंभ किया था। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर की दरों को निर्धारित किया जाता था। किसके अंतर्गत? तो भू राजस्व के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंद एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पीछे कौन सी नदी बहती है? इनके जो बीच में है फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा बीच में। ठीक है, इनके जो बीच में है वह कौन सी नदी बहती है? इन दो पर्वतों के बीच में बहने वाली नदी का नाम बताइएगा आप सभी, वह कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में ही हमेशा बहती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमने बता दिया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती हुई नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित
अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। कहाँ? अमरकंटक के नर्मदा कुंड से हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वह है 1312 मीटर, किलोमीटर में है। ठीक है, 1312 किलोमीटर। ये सभी आप सभी याद रखिएगा। ये नदी जो है ये पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ हुम ने की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। किसने की थी? तो ए ओ हुम ने की थी। वे इसके प्रथम महासचिव भी थे। महासचिव बोले तो जनरल सेक्रेटरी भी थे। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? तो वह 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। बम्बई के जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय है वहाँ ये आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने, कितने? 72। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था कि इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। इसमें अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत जो कि गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, गरीबी हटाने के लिए किस योजना में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो वह था 1974 से लेकर 1979 तक। कब था? 1979 तक था, यानी 79 तक। ठीक है, 74 से 79 तक था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, बनाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि ऐसे कदम उठा के, इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इस योजना के कुछ और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना पाँचवीं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। जैसे इस योजना को डीपी धर मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। किस मॉडल पे? तो डीपी धर मॉडल पर। इस योजना में जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी और 2 अक्टूबर 1975 में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की गई थी, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975। ये भी एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, तो आप बता सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। जो बाजार नियंत्रण प्रथा है ये किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। सैनिकों को एक निश्चित वेतन पर रखने के उद्देश्य से जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सभी वस्तुओं के मूल्य में निश्चित कर दे दिए थे। ठीक है, अधिकतर विद्वानों के अनुसार मूल्य नियंत्रण दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही लागू था, अन्यथा और कहीं नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष का सदस्य नहीं होता है? ऐसी कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष जो है सदस्य नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। कौन? तो राज्यसभा। अनुच्छेद जो 64 है, ठीक है, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये क्वेश्चन तो आप जानते होंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, यह कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण करेगा, क्योंकि यद्यपि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वह किसके समकक्ष होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री के। किसके? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। जबकि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है। अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि हमने आपको बताया। मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं। कितने स्तर के? तो 5 स्तर के सदस्य होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? जिसमें केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहा जाता है। अब वो हम आपको 5 सदस्य बता देते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 है मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 क्या है? मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री होते हैं। और नंबर 3 पे कौन आता है? तो राज्य मंत्री होते हैं। नंबर 4 पे उप मंत्री। और नंबर 5 पे कौन होता है? संसदीय सचिव होते हैं, ठीक है। ये पांचों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। जो मौलिक अधिकार हैं इनका संरक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 13 के अनुसार। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 13 के अनुसार ये बात कही गई है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। राज्यसभा जो है संसद का ऊपरी सदन होता है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। इसका सभापति कौन होता है? जो कि हम बता चुके हैं आपको बार बार कि उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वह हो सकती है 250, ठीक है। इनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा 238 सदस्य जो होते हैं वह राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे किसमें होते हैं? तो वह कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो इसका कार्यकाल है 1969 से 74 तक है। कब है? 1969 से 74 तक। बाकी ये सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली, और तीसरी 61 से 66 तक चली। लेकिन जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये 69 से 74 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक। इस समय इंदिरा गांधी जो थी वे प्रधानमंत्री थी। कौन? इंदिरा गांधी। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत भी किया था इसी योजना के अंतर्गत, ठीक है। और हरित क्रांति से कृषि उन्नत भी हुई थी। और वर्ष 1951 से भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, तो आप सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता का उद्घाटन व उसके बारे में विस्तृत जानकारी विभिन्न पुरातत्व खुदाइयों के पश्चात ही प्राप्त हो पाई है, ठीक है। शिलालेखों व धार्मिक ग्रंथों का संबंध सिंधु सभ्यता से कदापि स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। सर्वप्रथम किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने वर्ष 1856 में। कब? तो 1856 में जो चार्ल्स मैसन थे इसके बारे में इन्होंने ही सबसे पहले जानकारी दी थी। बाद में जो था वह जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पर वर्ष 1921-22 व उसके पश्चात विस्तृत खुदाइयाँ हुई जो कि अनगिनत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? जो सम्राट हर्ष थे इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। कहाँ? तो कन्नौज की थी, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईसा पूर्व लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। ये भी याद रखिएगा आप। इसके विषय में जो जानकारी है वह कहाँ से मिलती है? तो बाणभट्ट के द्वारा जो रचित हर्षचरित है
इससे मिलती है। ठीक है, उन्होंने हर्षचरित में हर्ष का वर्णन किया है। और हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट। आप सभी याद रखिएगा, वरना हर्षवर्धन ही कर दो। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया था और समृद्धि एवं ऐश्वर्य के कारण इसे महोदय नगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया था वह प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। जबकि जो विट्ठल भाई पटेल थे, ये भारत में सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगर पूछे कि सेंट्रल असेंबली में पहला भारतीय कौन चुना गया था, तो विट्ठल भाई पटेल। और अगर पूछे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। ठीक है, नौरोजी वर्ष 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। कब? तो 1892 में। ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए किसी भी प्रकार से हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।